हेलो फ्रेंड्स, महेश गुरुजी की क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, यूं तो इंग्लिश ग्रामर में हजारों रूल्स होते हैं क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं और हर टॉपिक में बहुत सारे रूल्स होते हैं। लेकिन यहां पर इस वीडियो में हम उन हजारों रूल्स की बात नहीं करेंगे। हम केवल 10 ऐसे रूल्स की बात करेंगे, 10 ऐसी बातें करेंगे। मैंने यहां पे लिखा भी है 10 बातें जो आपको जरूर जाननी चाहिए। भले ही आप उन हजारों रूल्स को ना जानो, बट कम से कम इन 10 बातों को, 10 रूल्स को तो आपको जानना चाहिए। क्योंकि मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है कि आप जब भी कुछ लिखते हो, कुछ बोलते हो, तो ये 10 तरह की मिस्टेक्स आप सबसे ज्यादा करते हो। और ये मिस्टेक्स कुछ ऐसी भी हैं, मतलब बड़ी मिस्टेक्स मानी जाती हैं कि सामने वाला तुरंत पकड़ जाता है, अरे तुम इंग्लिश नहीं जानते, ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक है। हो सकता है कि आपको नॉर्मल सी लगती हो, आपसे हो ही जाती है, बट वो नहीं होनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ 10 ऐसी जरूरी बातों को, 10 रूल्स को शामिल किया है जो आपको जरूर जानने चाहिए। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। और हाँ, मैं यहां पे आपको उल्टा पढ़ाऊंगा, यानी 10वीं बात सबसे पहले, फिर 9वीं, फिर 8वीं। क्योंकि अक्सर क्या होता है, आप समझते हो कि पहली बात ये सबसे दमदार होगी, चलो दूसरी देख लेते हैं, तीसरी अरे आगे छोड़ो, आगे तो हल्की होंगी। यहां पे मैंने उल्टा कर दिया। अब उल्टे में भी एक चीज और कर दी। हो सकता है कोई दमदार बात आपको 5वें नंबर पे मिले, कोई तीसरे पे मिले, कोई 9वें पे मिले, कुछ नहीं कह सकता। यानी आपको 10 के 10 अच्छे से सुनने हैं, समझने, पढ़ने। ध्यान रखना, वीडियो को स्किप मत करना। पता नहीं कौन से वाले में आप ज्यादा मिस्टेक करते हैं, ठीक है। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी जो हर वीडियो में दी जाती है। जैसा मैंने कहा कि ग्रामर में हजारों रूल्स होते हैं क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं। यहां पर तो हम सिर्फ 10 की बात करेंगे जो जरूरी है, लेकिन आपको हजारों रूल्स समझने हैं। सारे टॉपिक्स को सीक्वेंस सीरीज में सीरियल से समझना है तो प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। उसके पेड कोर्स में आपको एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, बेसिक टू एडवांस, जिसमें हमने सीक्वेंस सीरीज में सीरियल से सारे टॉपिक्स को, यानी जितनी भी ग्रामर होती है सबको कवर किया है विद पीडीएफ नोट्स, ठीक है। उस कोर्स की नाम मात्र की फीस है, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। और यदि परचेज नहीं करना चाहते, मैंने आपको अक्सर बताया, मैं किसी को फोर्स नहीं करता, आपकी मर्जी है, आप करो तो ठीक, ना करो तो ठीक। यहां पे मैं पूरी दम लगा दूंगा, ये 10 रूल तो आपके माइंड में डाल दूंगा और इनसे संबंधित आज के बाद कोई मिस्टेक नहीं होगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला 10वां, तो मैं इसको लिख देता हूं, उसके बाद फटाफट से फिर 9वां इस तरह से, ठीक है। क्योंकि यहां पे हम टेक्नोलॉजी के साथ नहीं, एक टीचर वाले अंदाज में, एक क्लासरूम वाले अंदाज में आपको पढ़ाते हैं। यानी ये ग्रीन बोर्ड आपके सामने है, ये चौक है, एक टीचर वाला फीलिंग आना चाहिए, तभी चीजें दिमाग में जाती हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि पहला रूल क्या है जो आपको जानना चाहिए। अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो वो मिस्टेक जो आप अक्सर करते हो, रूल ये है कि प्रश्न में, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, अवश्य आती है, जबकि आप अक्सर नहीं लगाते हो। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है, व्हाट यू आर डूइंग, वेयर दे वर गोइंग, व्हेन यू विल रिटर्न, व्हेन यू गेट अप। अब देखने में लग रहा है कि ये प्रश्न है और लगभग सही से प्रश्न है, लेकिन इनमें वो गलती है। अच्छा, इस गलती की शुरुआत कहां से हुई, मिस्टेक्स क्या है, थोड़ा रफ वर्क देखो नीचे पहले। जैसे मैं यहां पे लिखूं, एक सेंटेंस है, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है। एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और भी कुछ होता तो आगे आ जाता, तुम क्रिकेट खेल रहे हो। इसको हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, यानी प्रश्न बनाना है, जो कि 2 प्रकार के होते हैं। एक सिंपल इंट्रोगेटिव, यानी सिर्फ जो क्या से शुरू होते हैं, हिंदी में हम कह सकते हैं यस नो टाइप के, तो उनमें हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं। जैसे आर पहले आ जाएगा, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, जिसका अर्थ है क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो। अब इसका उत्तर कैसा आएगा, हाँ या ना में, ठीक है। तो ऐसे सिंपल इंट्रोगेटिव के जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, उनके उत्तर यस या नो में आते हैं, इनको हम सिंपल इंट्रोगेटिव कहते हैं। अब अगर कोई प्रश्न WH वर्ड से शुरू हो, यानी उसमें पूछे कब, क्यों, कहां, कैसे, तो WH वर्ड सबसे पहले आता है, हमको पता है। अब वो मिस्टेक यहीं से शुरू हो जाती है। जैसे माना मैं इसमें पूछूं कि तुम क्या खेल रहे हो, तो क्या की इंग्लिश होगी, व्हाट, ठीक है। अब गलती ये होती है कि WH वर्ड के जस्ट बाद हम भिड़ते ही हम समझते हैं कि हमने इसको प्रश्न बना दिया, हमने WH वर्ड लगा दिया, हमने व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन इनका यूज कर दिया, जस्ट हम सब्जेक्ट लगा देते हैं, जो कि गलती है। देखिए, कभी मत भूलना, याद रखना, जिसका नाम पड़ गया प्रश्न अंग्रेजी में, उसमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले ही आएगी, सिंपल इंट्रोगेटिव हो चाहे वो WH वर्ड वाला हो, इस बात को मत भूलना। और यही बात यहां पे लिखी हुई है। तो व्हाट, अब देखो गलती ये होगी कि हमने लगाया WH वर्ड, तो व्हाट यू आर प्लेइंग,
हम समझते हैं कि ये प्रश्न है कि व्हाट यू आर प्लेइंग, तुम क्या खेल रहे हो, लेकिन ये गलती है। देखिए आपने WH वर्ड के बाद ये सब्जेक्ट लगाया, जबकि आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि जिसका नाम पड़ गया प्रश्न उसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले ही आती है। जैसे कि इसमें पहले आई तो इसमें भी पहले ही आएगी। तो ये व्हाट आर यू प्लेइंग, तुम क्या खेल रहे हो, इस तरह से, इस बात का ध्यान रखना। अब ये 4 एग्जाम्पल हैं, चारों के चारों में ये गलती है, इसको सुधारना है। तो व्हाट यू आर डूइंग, इसमें क्या गलती है कि WH वर्ड के बाद यहां पे सब्जेक्ट लगाया, जबकि आनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब। तो इसको सही करो, व्हाट आर यू डूइंग। वेयर दे वर गोइंग, वे कहां जा रहे थे, इसको सही करो। सही करेंगे तो क्या होगा, वर जो कि हेल्पिंग वर्ब में पहले आएगा, उसके बाद दे। When they will return, वे कब लौटेंगे, will हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट से पहले आएगी, सब्जेक्ट इधर जाएगा, will you, तुम कब लौटोगे। अब ये करेक्ट है। When you get up, तुम कब जागते हो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रश्न है और उसकी हेल्पिंग वर्ब आपने नहीं लगाई, हो गई ना गलती। When you get up गलत, यहां पे when do हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू डज लगाते हैं। तो व्हेन डू यू गेट अप, अब ये करेक्ट है, ठीक है, इस तरह से। हाँ, एक खास बात और मैं आपको बताऊं, जैसे अभी मैंने लिखा, ये तो आपने नोट कर लिया होगा, ये तो मेन बात है। अब मैं आपको कंफ्यूजन में नहीं डाल रहा, लेकिन एक बात बता रहा हूं जो बहुत काम की है, वो थोड़ी एडवांस इंग्लिश में आती है। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। ये प्रश्न का एक WH वर्ड का स्ट्रक्चर होता है। लेकिन आपने जो गलती की थी ना, गलती ये थी व्हाट यू आर डूइंग, और यहां पे आपने क्वेश्चन मार्क लगाया। अब चूंकि आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो आप ये सिद्ध कर रहे हो कि ये प्रश्न है, ठीक है, तो ये गलत प्रश्न है, इसमें प्रश्न का फॉर्मूला नहीं लग रहा, यानी इसमें आर पहले आएगा, यू इधर जाएगा, तब ये प्रश्न होगा। लेकिन अगर आप इसको हटा दो ना और फुल स्टॉप लगा दो तो ये करेक्ट है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में एक स्ट्रक्चर ऐसा भी बनता है जिसमें ये सही है लेकिन फिर भी ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये क्लॉज है और क्लॉज में हमें एक मेन क्लॉज और चाहिए, जैसे व्हाट यू आर डूइंग, है ना। जैसे यहां पे देखो, आई नो कॉमा व्हाट यू आर डूइंग, मैं जानता हूं जो तुम कर रहे हो। यहां पर ये व्हाट है ना, अब एक WH वर्ड नहीं है, एक कंजक्शन है, एक ऐसा वर्ड है जिसे किसी सबऑर्डिनेट क्लॉज की शुरुआत हो रही है, यानी किसी सबऑर्डिनेट यानी किसी डिपेंडेंट क्लॉज की शुरुआत किसी WH वर्ड से हो सकती है, ठीक है, ये आप क्लॉज में जाके पढ़ते हो। तो आई नो, मैं जानता हूं, व्हाट यू आर डूइंग, जो तुम कर रहे हो। जैसे वेयर वर दे गोइंग, है ना, वेयर दे वर गोइंग, सबसे पहले तो उसमें फुल स्टॉप लगाओ क्योंकि प्रश्न नहीं है। टेल मी, मुझे बताओ, वेयर दे वर गोइंग, मुझे बताओ वे जहां जा रहे थे, ठीक है। एक मेन क्लॉज है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, एक मेन क्लॉज है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। इस तरह से भी हम इनका यूज करते हैं, लेकिन वो थोड़ा एडवांस में आता है। लेकिन बेसिक लेवल पे जब भी आप प्रश्न बनाओ तो WH वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। इस चीज से आप कंफ्यूज में मत आ जाना, क्योंकि ये भी एक स्ट्रक्चर बनता है अगर आप एडवांस लेवल पे ग्रामर में जाते हो तो। लेकिन आप सिंगल सिर्फ एक ही प्रश्न पूछ रहे हो तो ये चीज नहीं चलेगी, वहां पर ये गलत है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, आप चाहो तो इसको नोट कर लो। सॉरी यार, एक मिस्टेक हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया था, यहाँ पे कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। टेल मी व्हाट यू आर डूइंग, मुझे बताओ जो तुम कर रहे हो, और टेल मी वेयर दे वर गोइंग, मुझे बताओ जहां वे जा रहे थे। हाँ, कॉमा आ सकता था अगर आप इस सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहले लिखते, जैसे व्हाट यू आर डूइंग कॉमा टेल मी, मुझे बताओ, अब ये करेक्ट है, ठीक है। और ये वाला इधर आ सकता है कॉमा लगा के टेल मी, इस तरह से। लेकिन अगर आपने पहले मेन क्लॉज को लगाया है तो यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, जल्दी से एक मिस्टेक हो गई थी, मतलब ध्यान नहीं रहा था, ठीक है। अब आप चाहो तो फटाफट से इनको नोट कर लो, फिर बढ़ेंगे आगे। और अब अगला 9 नंबर पे, यानी हाथ के हाथ मैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव का भी आपको बता दूं, क्योंकि बहुत सारे यहां भी कंफ्यूजन में रहते हैं, यहां भी मिस्टेक कर देते हैं। यानी कोई सेंटेंस यदि इंट्रोगेटिव है तो मैंने आपको बता दिया, यदि इंट्रोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक भी है, नकारात्मक भी है, तुम वहां क्यों नहीं जाते हो, क्यों भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो उसमें क्या स्ट्रक्चर होता है, तो देखिए Why you do not speak English, अब इसमें ये गलत है, यानी प्रश्न भी है, नॉट भी है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि सबसे पहले WH वर्ड, और जिसका नाम पड़ गया प्रश्न उसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी। अभी मैंने आपको बताया था, तो डू पहले आएगा, वाई डू, उसके बाद सब्जेक्ट। अब वाई डू नॉट, देखिए वाई डू नॉट आप ऐसे भी नहीं लिखोगे, हाँ लिखोगे लेकिन अलग तरह से, वो बाद में बताऊंगा। पहले वाई डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हो, ठीक है।
ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट। तो इस बात को आप ऐसे भी नोट कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना कि यदि प्रश्न इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है, चाहे कोई भी टेंस हो। नॉट कहाँ आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव में? सब्जेक्ट के जस्ट बाद आता है। अच्छा, इस बात को हम दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, वो ऐसे होगा वाई डोंट, यानी डू नॉट को आप एक साथ लिख सकते हो, वाई डोंट, और सब्जेक्ट से भी पहले, ठीक है, नॉट सब्जेक्ट से पहले आ गया, वाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हो। लेकिन अगर आप ऐसे लिख रहे हो वाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश, तो आपको डोंट को कंट्रैक्शन में यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, यानी नॉट को आपको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से डोंट लिखोगे आप। जैसे आप लिख रहे हो इज नॉट, तो आपको लिखोगे इजंट, इस तरह से। तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, ठीक है। ये स्पोकन में ज्यादा चलता है और ये रिटन में ज्यादा चलता है। अगर देखो, जैसे मान लो डबल हेल्पिंग वर्ब आ जाए, हैज बीन, विल बी, शैल बी, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, इस तरह से जब हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड के रूप में आ जाए तो कैसे फंसाएंगे ये भी समझ लो। देखिए, व्हाई हैज बीन सी नॉट कमिंग स्कूल फॉर 2 days, अब ये गलत है, क्योंकि देखिए जब ये डबल हो जाती है ना तो प्रश्न में ये इर्द गिर्द आती है, यानी हैज इधर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, बीन इधर आएगा, नॉट भी इनके बीच में फंसता है। ये बात मैंने टेंसेज वाले वीडियो में बता दी। जैसे देखो यहाँ पे समझ लो नीचे, जैसे ही विल बी प्लेइंग, वह खेल रहा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब नॉट लगेगा, विल बी, दो है ना, विल बी, तो नॉट कहां लगेगा? हम गलती करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाओ, ही विल बी नॉट प्लेइंग, ठीक है। अब ये गलत हो गया, विल बी अगर नॉट लगाना है तो विल नॉट बी आएगा। छोटी सी बात आपको पता होगी, विल नॉट बी प्लेइंग, इस तरह से, ठीक है। ऐसे ही मान लो ये होता है हैज बीन, तो ही हैज नॉट और बीन आएगा इधर। नेगेटिव में तो इस तरह से होता है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? इंट्रोगेटिव में ये देख लो आप, ये गलत है, सही करें इसको, वाई हैज, उसके बाद लगाइए सब्जेक्ट सी, वाई हैज सी बीन, ठीक है। अब ये तो केवल इंट्रोगेटिव है, वाई हैज सी बीन कमिंग, ये हो गया, ठीक है। आगे इसमें हेल्पिंग वो वर्ब आ जाएगी कमिंग। लेकिन ये नेगेटिव और है, इंट्रोगेटिव भी है, नेगेटिव भी, क्योंकि नॉट है। तो नॉट कहां आएगा? मैंने बताया नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है, तो वाई हैज सी नॉट बीन कमिंग, आगे पूरा पूरा आ जाएगा, ठीक है। वाई हैज सी नॉट बीन कमिंग, ठीक है। इस तरह से हैज यहां पे आया और बीन यहां पे आया, क्योंकि वो रूल काम कर रहा है कि नॉट सब्जेक्ट के बाद आता है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको नोट कर लेनी चाहिए, यानी ये मिस्टेक्स हैं जो हम करते रहते हैं, लेकिन आज के बाद नहीं करनी है। आप चाहो तो इसको नोट कर लो, फिर बढ़ते आगे। और नंबर 8 पे इस बात का हमेशा ध्यान रखना, साफ लिखा हुआ है डू डज डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जबकि सिंपल सेंटेंस में, माना प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, ही सीट या नेम है, तो फर्स्ट फॉर्म में एस और यस लगता है, ठीक है। ऐसी पास्ट इंडिफिनिट टेंस में यदि सेंटेंस सिंपल है, अफर्मेटिव है, तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। लेकिन इन दोनों टेंसों में हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडिफिनिट में डू डज और पास्ट इंडिफिनिट टेंस में डिड का यूज होता है। अब हम करते क्या है, जैसे देखो एग्जांपल देखो, यहां पे मैंने लिखा आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया, ठीक है। अब यहां पे करेंगे क्या, जैसे आई डिड नॉट, इसका जब नेगेटिव बनेगा तो आई डिड आएगा, क्योंकि पास्ट में डिड आता है, आई डिड नॉट वेंट। अब यहां पे कर दिया वेंट, जो कि गलत हो गया। डिड के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है गो, बस यही बात करना चाहता हूं। जैसे माना मैंने यहां पे लिखा सी गोज टू मार्केट, वह बाजार जाती है। अब इसका नेगेटिव बनाए तो सी डज आएगा, क्योंकि प्रेजेंट डज नॉट। अब फिर आपने यहाँ पे गोज लिख दिया तो ये गलत है, यहाँ पे आपको गो लिखना है, फर्स्ट फॉर्म आएगी डज के साथ। बस ये छोटी सी बात है। तो ये एग्जांपल है, सी डज नॉट कुक्स फूड, वही बात मैंने आपको ये बता दी। तो वह भोजन नहीं पकाती है, तो डज के साथ यहाँ पे कुक्स नहीं, केवल कुक आएगा, ये मिस्टेक थी। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, ये तो करेक्ट है, क्योंकि डू के साथ, वैसे भी सिंपल में भी फर्स्ट फॉर्म आती है, आई प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई, ये भी करेक्ट है। रवि डिड नॉट वेंट टू मार्केट, ये बात मैंने आपको यहाँ बताई दी, रवि बाजार नहीं गया था, तो डिड के साथ वेंट नहीं गो आएगा। तो इस बात को हम ऐसे याद रख सकते हैं कि डू डज डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब में कोई एस और यस नहीं आएगा, कोई सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। आप चाहो तो नोट कर लो, ये थोड़ा सा हल्का था, हो सकता है कि आपको पता हो, ठीक है। और चलिए अब नंबर 7 पे मैंने सबसे मोस्ट को रख लिया। इसे मैं सबसे मोस्ट क्यों कहता हूं, क्योंकि मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूं कि मैंने अपने जीवन में, भाई बहुत साल में स्टूडेंट्स के साथ रहा हूं, क्लासेस में पढ़ाया है, तो जो मिस्टेक्स मैंने इंग्लिश में सबसे ज्यादा देखी वो यही है
ही इज प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। राधा वाज कुक फूड, राधा ने खाना पकाया था। मतलब इस तरह के सेंटेंस मैंने हजारों देखे हैं और हजारों स्टूडेंट्स के सही करवाए। इसलिए आज के 10 रूल्स में से यदि मैं किसी को कहूं कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो वो इसलिए कि सबसे ज्यादा गलती यहां से होती है, तो वो ये है। हालांकि मैंने अनाउंसमेंट भी कर दिया कि सबसे भारी ये वाला है। हालांकि मैंने कहा था कि बताऊंगा नहीं, बीच बीच में मोस्ट आएंगे, तो ये वाला सबसे मोस्ट है। मोस्ट इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा गलती इसी को लेकर होती है। क्योंकि वीडियो में काफी समय हो गया, बहुत सारे व्यूवर्स हो सकता है कि आप छोड़ के चले जाएं, तो मैं चाहता हूं, वास्तव में दिल से बोल रहा हूं, मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा। अंदर से आती है आवाज की यार जल्दी से बता दो, पता नहीं फिर लोग छोड़ जाएंगे। तो भैया ये है, देखिए रूल ये है कि इज़-एम-आर वाज वर्ब के ठीक बाद, नोट कर लेना, इज़-एम-आर वाज वर्ब के ठीक बाद कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है। इस बात को दिमाग में पक्का बिठा लो। और यही गलती आप करते हो। क्यों? आप इज़-एम-आर को है हूं है से लेते हो, वाज वर्ब को था थीते से लेते हो। आप भूल जाते हो कि हैड भी था थीते बोलता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी था थीते बोल देती है। इज़-एम-आर तो है हूं है बोलते ही है, लेकिन हैज हैव भी बोल देते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई गो, मैं जाता हूं, यहां भी गो ने जाता हूं बोल दिया। तो आप हमेशा यह मत समझना कि इज़-एम-आर वाज वर्ब ही, मतलब ये तो प्रेजेंट के लिए है और ये पास्ट के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये स्ट्रक्चर इंग्लिश में कभी भी नहीं आता है। आप जाने अनजाने में अगर लिख दो आज के बाद, तो मेरी बात को ध्यान रखना, अंतर बिल्कुल अंदर बिठा लो कि ऐसा तो करना ही नहीं है, ये गलत है। ही इज प्ले क्रिकेट, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अच्छा, क्या क्या हो सकता है वो आप समझ लीजिए। आप ऐसे सेंटेंस देख सकते हो, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज़-एम-आर आते हैं, तो इज़-एम-आर के बाद आईएनजी फॉर्म आ सकती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ठीक है। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर और बन सकता है इज़-एम-आर का, जैसे इसी में ही इज टू प्ले क्रिकेट, इसका अर्थ है उसे क्रिकेट खेलना है, उसको क्रिकेट खेलना है, मतलब वो रोजाना ये काम करता है, उसकी मतलब एक तरह से पहले से शेड्यूल्ड है, तो उसे क्रिकेट खेलना है। तो इज के बाद प्ले तो आया, फर्स्ट फॉर्म आई, लेकिन बीच में टू आया, तो इज़-एम-आर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ सकता है। ये दोनों स्ट्रक्चर हो सकते हैं, ये इंग्लिश में कोई स्ट्रक्चर नहीं होता और आप इसी की गलती करते हो। अच्छा, आपकी भी गलती नहीं है, वह क्रिकेट खेलता है, ठीक है, आपने ये तो किया, लेकिन नहीं, ये करेक्ट होगा, ही प्लेज क्रिकेट। अगर आपको बोलना है ना, तो ही प्लेज क्रिकेट, अब ये करेक्ट है, वह क्रिकेट खेलता है। आपका है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी बोला जाता है, हैज हैव से भी बोला जाता है, हैज बीन हैव बीन से भी बोला जाता है, कैन सकता है, वहां पे देखो कैन सकता है, सकती है, तो कैन से भी बोला जाता है, मे से भी बोला जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब ये छोटी छोटी बारीकियां हैं, बेसिक हैं, जो आपको समझने हैं। बस आपको इज़-एम-आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखनी है। अब दूसरा देखो, राधा वाज कुक फूड, आपने गलती क्यों की? राधा ने खाना पकाया था, ठीक है, लेकिन ये नहीं होता। पहले तो इसी को करेक्ट कर लो, राधा कुकड फूड, अब भी राधा ने खाना पकाया था, तो वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है ना, वो भी पास्ट का प्रतीक होती है, वो भी था थीते बोल देती है। जो हैड होता है ना, वो भी था थीते बोल देता है, हैड बीन भी था थीते बोल देता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वाज वर्ब ही था थीते बोलते हैं, इस बात को दिमाग से निकाल देना। तो अब अगला देखिए कहां कहां आ सकता है। जैसे इसमें मैंने बताया, इसमें देख लो, सेम है, राधा वाज कुकिंग फूड, यानी पास्ट कंटिन्यूअस में इज़-एम-आर के साथ, सॉरी, वाज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आती है, वाज कुकिंग, ये स्ट्रक्चर होता है। तो राधा वाज कुकिंग फूड, राधा भोजन पका रही थी। और दूसरा सेम इसका पास्ट ले लो, राधा वाज टू कुक फूड, राधा को भोजन पकाना था। यानी हम कोई काम करें, जैसे हम करने वाले हैं प्रेजेंट में, तो इज़-एम-आर प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे आई एम टू राइट अ लेटर, ही इज टू गो, उसे जाना है, सी इज टू कुक फूड, उसे भोजन पकाना है। और ये चीज पास्ट में ले आओ, सी वाज टू कुक फूड, उसको भोजन पकाना था, ही वाज टू गो, उसको जाना था। तो ध्यान रखना, इज़-एम-आर के साथ, इज़-एम-आर वाज वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म तो आ सकते हैं, लेकिन टू जरूर आएगा। एक तो ये स्ट्रक्चर और एक ये स्ट्रक्चर, लेकिन राधा वाज कुक फूड ये स्ट्रक्चर कहीं नहीं है। आज के बाद आपसे गलती हो जाए तो दिमाग में सोचना कि ये गलत है, गलत है, गलत है। इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूं, इतना हल्ला क्यों मचा रहा हूं कि भाई साथ में मैंने मोस्ट ले लिया? भैया पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, आप और किसी टीचर से पूछ लेना। ये गलती स्टूडेंट सबसे ज्यादा करते हैं, लर्नर सबसे ज्यादा करते हैं, इसको नहीं करना। और ये मिस्टेक ध्यान रखना, छोटी मोटी मिस्टेक नहीं है, ये ग्रामर की बहुत बड़ी मिस्टेक मानी जाती है। माना आपने कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा, ठीक है, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट सब कुछ ठीक कर दिया, और आप क्वेश्चन मार्क को भूल गए। छोटी मिस्टेक है, क्योंकि सामने वाला समझ रहा है कि भूल गया होगा, लेकिन यहां पर ये भूल नहीं है, ये ग्रामर की बड़ी मिस्टेक है। क्योंकि इज़-एम-आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वाज वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऐसा कोई स्ट्रक्चर ग्रामर के अनुसार होता ही नहीं है। यानी बड़ा सा मिस्टेक है, जिसे देखकर सामने वाला कहेगा ये इंग्लिश बिल्कुल नहीं जानता। ठीक है, आप चाहो तो उसको नोट कर लो, अब बढ़ते हैं आगे।
और नंबर 6 पे मैंने एक बहुत बड़ी आपकी मिस्टेक रखी है, जो भी आप बहुत बहुत करते हो। साफ साफ लिखा है भैया टेंस का ध्यान रखो। आप टेंस का ध्यान नहीं रखते। माना आप कोई बात कर रहे हो, लिख रहे हो, बोल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो बात पास्ट की है, आप पास्ट के बारे में कुछ बता रहे हो, तो ध्यान रखना पूरी बात पास्ट में ही चलेगी, उसमें कहीं प्रेजेंट नहीं आएगा। और यदि आप प्रेजेंट में कुछ बता रहे हो तो पूरा प्रेजेंट में ही चलेगा, उसमें कहीं बीच में पास्ट नहीं आता है। और आप अक्सर प्रेजेंट पास्ट को मिक्स कर देते हो। सामने वाला अगर जानता है तो सर पकड़ लेता है। और आपके जैसा ही कोई होगा तो कोई बात नहीं, आप कुछ ही बोलो। जैसे देखिए, आप किसी को बता रहे हो कि कल आपने क्या किया था, पिछले दिन के बारे में, या कोई मतलब पास्ट का एग्जाम्पल लिया मैंने। आई गॉट अप एट 6 AM, मैं सुबह 6 बजे जागा था। अब यहाँ पे थोड़ा चलो यस्टरडे लगा दें, यस्टरडे कल, यस्टरडे का एडवर्ब शुरू में भी आ सकता है लेकिन कॉमा लगा देना, ठीक है। आई गॉट अप एट 6 AM यस्टरडे, या यस्टरडे कॉमा आई गॉट अप एट 6 AM, कल मैं सुबह 6 बजे जागा था। मतलब आप बता रहे हो मैंने कल क्या किया था। अब अगला सेंटेंस देखो, ये तो पास्ट का हो गया। गॉट अप, गेट फर्स्ट फॉर्म, गॉट सेकंड फॉर्म। मैं सुबह 6 बजे जागा था। आई गो फॉर ए वॉक, मैं घूमने जाता हूँ। कल मैं सुबह 6 बजे जागा था, मैं घूमने जाता हूँ। आई टेक ब्रेकफास्ट एट 8 AM, मैं सुबह 8 बजे नाश्ता लेता हूँ। क्या कर रहे हो तुम? वहां पास्ट के बारे में बता रहे थे, अब तुम बता रहे हो कि मैं ये करता हूं, ठीक है, गलत है। और अगेन फिर आप पास्ट में आ गए। आई वेंट टू माई ऑफिस, मैं अपने ऑफिस गया था। क्या है? प्रेजेंट पास्ट में जागा था, मैं घूमने जाता हूं, नाश्ता लेता हूं, मैं ऑफिस गया था। बड़ा अजीब नहीं लग रहा जब मैं हिंदी कर रहा हूं? और ये मिस्टेक हम कर देते हैं। अच्छा, हमारी गलती नहीं है, ये हो ही जाती है, क्योंकि इंग्लिश एक भारी लैंग्वेज है, सीखते हैं, थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा हो जाता है, बट मैं सिखाता रहा हूं ना, नहीं करना चाहिए। जैसे यस्टरडे आई गॉट अप एट 6 PM, आई वेंट फॉर ए वॉक, मैं घूमने गया था, ठीक है, ये पास्ट में, तो ये पास्ट में। आई टुक, मैंने नाश्ता लिया था 8 बजे, ठीक है, सेकंड फॉर्म टुक आ गई, वेंट सेकंड फॉर्म में, गॉट सेकंड फॉर्म में। और आई वेंट टू माई ऑफिस, मैं अपने ऑफिस गया था, ये तो सेकंड फॉर्म है ये। अब ये सही चल रहा है भाई, मैं जागा था, फिर मैं घूमने गया था, मैंने ब्रेकफास्ट लिया था, फिर मैं ऑफिस गया था। अब थोड़ा ठीक लग रहा है। ठीक क्या ठीक है, ये सब पास्ट में चल रहा है। तो ध्यान रखना, पास्ट का बता रहे हो तो पास्ट ही पास्ट में चलो, प्रेजेंट का बता रहे हो तो प्रेजेंट ही प्रेजेंट में चलो। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें अच्छा बनाती है, परफेक्ट बनाती है, हमारी इंग्लिश अच्छी होती है, उसमें इंप्रूव होता है। और ध्यान देने से ये गलतियां कम हो जाती हैं, फिर धीरे धीरे मिट जाती हैं। पर ध्यान नहीं दोगे भाई, लिख रहे हो, लिखने के बाद उसको पढ़ तो सकते हो ना, जो आपने बोला उससे विचार तो कर सकते हो, सामने वाले से कह सकते हो सॉरी आई हैव मेड ए मिस्टेक, मैंने गलती कर दी, फिर दोबारा से बोल दो, क्या मतलब है। लेकिन गलत बोलने से बचो। अरे गलती कर रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन सुधारो तो सही उनको, ठीक है। मैं काफी बोल गया, अब जल्दी से नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं आगे। और नंबर 5 पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का विशेष ध्यान रखो। अब आप में से बहुत से तो कहेंगे कि सर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है? भाई सब्जेक्ट यानी कर्ता, वर्ब यानी क्रिया के बीच में एक एग्रीमेंट समझौता होता है, और वो समझौता ये कहता है, एक ही रूल है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी एक वचन है तो वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में आता है, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आता है। अब आप कहोगे कि ज्यादातर सेंटेंस में तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, आप वर्ब क्यों बोल रहे हो? अरे वो मोटे मतलब ग्रामर की भाषा के अनुसार उसको वर्ब भी कहा जाता है, हेल्पिंग वर्ब भी एक वर्ब भी होती है। तो ध्यान रखना, जैसे आप टेंस पढ़ रहे हो उसी वक्त इस बीमारी को खत्म कर दो। बीमारी ये है, आप अच्छे से सोच लो एक बार कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हैं, मतलब किस टेंस में। ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। जैसे ही सीट नेम के साथ हैज आता है, आई वी यू दे के साथ हैव आता है। अब प्रेजेंट टेंस में आई वी यू दे प्लूरल के साथ डू आता है, ही सीट या सिंगुलर नेम के साथ डज आता है। ये छोटी छोटी बातें, इन पे थोड़ा वर्क करो, बहुत सारे सेंटेंस बना के देखो, ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक टॉपिक है, उसमें बहुत सारी बारीकियां, छोटे छोटे पेज हैं, मैंने यहाँ पे एक लिया, उसमें से इनका विशेष ध्यान रखो। मतलब ये मिस्टेक बहुत बड़ी मिस्टेक मानी जाती है। जैसे देखो, सी हैव कुक्ड फूड, उसने भोजन पकाया है, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है और हैव प्लूरल वर्ब है, इसका सिंगुलर फॉर्म हैज होता है। तो यहां पे ये मिस्टेक हो गई, इसको करेक्ट करो, हैज लिखो, बस यही बात है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दे प्लेज क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं, दे के साथ प्लेज नहीं आता, प्ले आता है, ठीक है। क्यों? ही सी इट या सिंगुलर के साथ तो एस और एस आता, लेकिन आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ये होता है सिंगुलर प्लूरल का चक्कर। नेक्स्ट है अवर टीचर वर टीचिंग अस, हमारा टीचर हमको पढ़ा रहे थे। अब देखिए, अवर, बहुत से बच्चे क्या करेंगे, अवर हमारे, हमारे मतलब हम तो बहुत है, तो वो समझते हैं कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। लेकिन अवर, हम तो चाहे कितने ही है, हम तो भले 130 140 करोड़ है, लेकिन यहाँ पे टीचर एक ही है, तो हमारा टीचर, यहाँ पे टीचर्स होता ना तो प्लूरल होता। आप इसको देख करके प्लूरल मत मानो, इसके जस्ट बाद जो मेन सब्जेक्ट वो ये है, हमारा टीचर एक ही है, तो वर्ब नहीं वाज आएगा।
was teaching us. Maths are a hard subject. मैथ, अब देखिए मैथ गणित, मैथ्स प्लूरल हो गया, एस लग रहा है क्योंकि जैसे बॉय और बॉयज, अब बॉयज तो ज्यादा ऐसी एस, हम समझते हैं कि जिसमें एस लगा हो प्लूरल हो जाता है बहुत, लेकिन ऐसा नहीं, कुछ वर्ड ऐसे हैं जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इस तरह के और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला वीडियो मेरा किसी और का या कहीं बुक से बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लो, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैथ्स आर नहीं, मैथ्स इज, ठीक है, क्योंकि मैथ्स एक ही है, इसमें एस लगा होता है, ये अपने स्वभाव से ही ऐसा है, तो यहाँ पे इज आएगा, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का विशेष ध्यान रखो, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और नंबर 4 पे, यहां भी बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं। ये है डे यानी दिन, टाइम समय, वेदर मौसम बताने वाले सेंटेंस इट से शुरू होते हैं, इस बात को आप नोट कर लेना। और यहां पे आप काफी सारी मिस्टेक्स कर देते हो, जैसे टुडे इज वेरी कोल्ड, जैसे आज बहुत ठंड है, हम कह रहे हैं आज बहुत ठंड है तो हमने टुडे से शुरू कर दिया, जबकि गलत है। इसमें हम मौसम के बारे में बता रहे हैं तो यहां पे इट से शुरू होगा, इट इज वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंड है, ठीक है। इट इज वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्म है। इट इज रेनिंग, बरसात हो रही है, रेनिंग इज ऐसा नहीं, इट इज रेनिंग, बरसात हो रही है, कल बरसात हुई थी, इट रेन्ड यस्टरडे, इट से शुरू होगा। अगला है टुमारो इज हॉलीडे, कल छुट्टी है, बोलते हैं ना टुमारो इज हॉलीडे, गलत, इट इज हॉलीडे टुमारो, इट इज हॉलीडे टुमारो, कल छुट्टी है, ये सही तरह से इस तरह से आएगा। टाइम इज 7 o'clock, पूछा क्या समय हुआ है, समय 7 बजे का हुआ है, गलत, टाइम है ना, इट से शुरू होगा, इट इज 7 o'clock, 7 बजे हैं, इट इज 7 o'clock। तो ध्यान रखना डे टाइम वेदर बताने वाले सेंटेंस इट से शुरू होते हैं, बस, ठीक है, नोट कर लेना। अब बढ़ते आगे और नंबर 3 पे, ये मिस्टेक भी बहुत होती है आपकी, सही प्रीपोजिशंस का यूज करना आपको आना चाहिए। यानी प्रीपोजिशंस बहुत सारे हैं, प्रीपोजिशंस ऐसे वर्ड हैं जो सेंटेंस में संबंध स्थापित करते हैं, एक नाउन प्रोनाउन का दूसरे नाउन प्रोनाउन से एक रिलेशन बताते हैं, चीजें कहाँ हैं, मतलब कहाँ स्थित है, मोस्ट ऑफ ये सिचुएशन बताते हैं, टाइम बताते हैं, लोकेशन बताते हैं। अब देखिए प्रीपोजिशंस बहुत सारे हैं, यहाँ पे सिर्फ मैंने 4 ही लिए हैं, तो ऐसा नहीं कि इस वीडियो में सारे प्रीपोजिशंस भी आपको पढ़ा दूंगा, बस आपका ध्यान लाना चाह रहा हूँ कि जो प्रीपोजिशंस है ना उनकी मिस्टेक्स भी सामने वाले को या जो जानता है उसको बहुत अखरती है, तो कम से कम आपको प्रीपोजिशंस का सही यूज आना चाहिए। कैसे, थोड़ा एग्जांपल से देखो। राम इज इनटू द रूम, राम कमरे के अंदर है, इनटू मतलब इन भी अंदर होता है, इनटू भी अंदर होता है, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है। इन जब कोई पहले से ही अंदर है तो इन लगाते हैं, लेकिन बाहर से चल के अंदर आया तो इनटू लगाते हैं। यहाँ पे ऐसी कोई स्थिति है नहीं कि वो पहले से अंदर नहीं है, वो कमरे के अंदर है तो यहाँ पे इनटू नहीं आएगा, इन आएगा। हाँ, इनटू कब आता, राम जैसे ये होता, जैसे राम, ये तो आपने देख लिया, वेंट गया इनटू द रूम, कमरे के अंदर, अब वो वेंट मतलब गया, तो बाहर से अंदर आया तो इनटू आएगा, पहले से अंदर है तो इन आएगा। ये छोटी छोटी बात है। अगला देखो, आई बॉट दिस पेन इन 10 रुपीज, मैंने ये पेन 10 रुपए में खरीदा था, क्या दिक्कत है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन गलत है, यहाँ पे इन नहीं 4 आएगा। एक्सचेंज, जब हम आदान प्रदान करें, यानी मैंने उसको पैसे दिए, उसने मुझको पेन दिया, तो एक्सचेंज के अर्थ में, आदान प्रदान के अर्थ में, अरे एक्सचेंज समझ में नहीं आया तो खरीदने बेचने के अर्थ में, कोई वस्तु खरीदने बेचने के अर्थ में बाई आ जाए, बॉट आ जाए, सेल सोल्ड आ जाए तो हम 4 का प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग नहीं करते। जैसे आई बॉट दिस पेन फॉर 10 रुपीज, मैंने ये पेन 10 रुपए में खरीदा। आई सोल्ड दिस पेन फॉर 10 रुपीज, मैंने ये पेन 10 रुपए में बेच दिया। तो इस तरह से, अब देखिए 4 सही यूज है, आप लगा रहे हो इन, गलत है। अगर सामने वाला भी नहीं जानता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो जानता है तो ये गलती है। अगला है द फार्मर किल्ड, किसान ने मार दिया अ स्नेक, एक सांप को, बाई ए स्टिक, एक लाठी के द्वारा, एक छड़ी के द्वारा। बहुत अच्छा लग रहा है, बाइक के द्वारा होता है, लेकिन ध्यान रखना किसी औजार या साधन की सहायता से, बाई नहीं, विथ आएगा, विथ अ स्टिक, एक छड़ी से। नेक्स्ट है व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, तुम्हारी घड़ी में क्या समय हुआ है, तुम्हारी घड़ी में क्या, तो इन आ रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ पे इन नहीं, बाई आएगा। घड़ी द्वारा समय बताने के अर्थ में हम बाई का यूज करते हैं, तो यहाँ पे बाई आएगा, यहाँ पे विथ आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, और यहाँ पे पहले वाले में राम इज इन द रूम, इन आएगा, इनटू नहीं आएगा। अब प्रीपोजिशंस बहुत सारे हैं, कुछ फिक्स प्रीपोजिशंस भी हैं, इनका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो। नोट करने वाली बात क्या है, ये तो आपको पढ़नी ही है, मेरे चैनल पे है और कहीं से देख लेना, बुक से देख लेना, लेकिन प्रीपोजिशंस अपनी लाइफ में एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है।
और नंबर 2 पे यहां पे आप बहुत मिस्टेक करते हो, किसी सेंटेंस में वर्ड का क्रम क्या हो, यानी शब्द तो बहुत सारे होते हैं बट वो किस क्रम से लिखे जाएंगे। इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है, किसी सेंटेंस में शब्दों का क्रम क्या हो, वो आप जाके ढूंढ लेना, ठीक है, मेरे चैनल पे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, लगभग ये क्रम होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अब ये मत कहना कि सर हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं तो क्या करें, अरे नहीं है तो मेन वर्ब आ जाएगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो कहां से लगाएं, आई गो टू स्कूल, तो आई के बाद गो मेन वर्ब आ गया, ठीक है। लेकिन आई डू नॉट गो, तो डू हेल्पिंग वर्ब पहले आया और उसके बाद नॉट आ गया, फिर गो आया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का मैंने आपको बता दिया स्ट्रक्चर। यहां पे सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उसके बाद है तो ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में दो चीजें हैं, यदि ऑब्जेक्ट दो हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा, डायरेक्ट बाद में आएगा। इसका मैं एग्जांपल नीचे बता दूंगा। उसके बाद यदि सेंटेंस में है तो प्लेस आएगा, फिर टाइम आएगा। लगभग ज्यादातर सेंटेंस में ये चीजें होती है, बट ऐसा नहीं है कि बस यही क्रम है, क्योंकि सेंटेंस में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। एडवर्बियल्स एक से ज्यादा हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकते हैं, वर्ब को करने के रीजंस हो सकते हैं, बट एक पैमाना है कि लगभग सेंटेंस ज्यादातर ऐसे होते हैं जिनमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं, प्लेस और टाइम पाया जाता है। अब किसी सेंटेंस में जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं खेल रहा हूं, क्या से उत्तर आया, ऑब्जेक्ट होता है, तो मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, आगे कुछ है ही नहीं, तो फिर प्लेस टाइम कहां से लगाएं, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा लिया करो, लेकिन वो भी है तो फिर इस क्रम में आएंगे, पहले प्लेस आएगा फिर टाइम आएगा। जैसे एग्जांपल से देखो, रोहन इज प्लेइंग नाउ, रोहन इस समय खेल रहा है फुटबॉल इन द पार्क, पार्क में। अब देखने में सही लग रहा है लेकिन क्रम गलत है। सेंटेंस तो सही है, स्ट्रक्चर भी सही है, लेकिन इसमें क्रम गलत है, यानी ग्रामेटिकल तो सही है लेकिन क्रम के अनुसार गलत है। तो यहां पे इसको सही करो, रोहन सब्जेक्ट हुआ, इज हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग मेन वर्ब, उसके बाद में क्या खेल रहा है, फुटबॉल, तो पहले फुटबॉल आएगा, फुटबॉल खेल रहा है, उसके बाद फिर क्या आएगा, प्लेस आएगा, कहां खेल रहा है, इन द पार्क, तो पहले आएगा इन द पार्क, पार्क में। कब खेल रहा है, नाउ, इस समय, ये टाइम को बताने वाला वर्ड है, नाउ हो या फिर एट दिस टाइम हो या फिर टुडे हो, इस तरह से ना, ये टाइम को बताने वाले वर्ड हैं जो सबसे लास्ट में आते हैं। तो इसका सही क्रम ये रहा। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट दो हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा, डायरेक्ट बाद में आएगा। जैसे एग्जांपल देखो, सी टोल्ड अ स्टोरी मी यस्टरडे इन द पार्टी, कल उसने मुझको पार्टी में एक कहानी सुनाई थी, ठीक है। तो देखो क्या सुनाई, एक स्टोरी, किसे सुनाई, मुझे, जिसमें क्या और किसे दोनों में उत्तर है, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होने होते हैं। क्या वाला डायरेक्ट होता है, किसे से पूछने वाला इनडायरेक्ट होता है, अगर दोनों हैं तो किसे से पूछने वाला यानी इनडायरेक्ट पहले आएगा। तो इसको सही करो, सी सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, मेन वर्ब है तो मेन वर्ब आ जाएगी क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो सी टोल्ड, अब देखिए मी पहले आएगा, मी अ स्टोरी, बस यही बताना था कि इनडायरेक्ट पहले आएगा, डायरेक्ट बाद में आएगा। तो सी टोल्ड मी अ स्टोरी। अब देखो यस्टरडे तो टाइम है, ये तो बाद में आएगा। प्लेस पहले आएगा, प्लेस क्या है, कहां पता है, इन द पार्टी, ये जगह है, स्थान है, पार्टी, और यस्टरडे को बाद में ले जाओ। तो आप शब्दों के क्रम का भी ध्यान रखें, इसमें मैंने डिटेल एक वीडियो बनाया, वो आप जाके देख लेना, ठीक है। आप इसको नोट कर लो। अब एक और बचा है, उसको बता देंगे। और चलिए अब लास्ट नंबर 1, टेंसेज के साथ एडवर्ब्स का यूज कीजिए। खोदा पहाड़ निकली चुईया, आप उम्मीद लगा के बैठे होंगे कि लास्ट वाला तो पता नहीं कितना बड़ा रूल होगा, वो कितनी बड़ी मिस्टेक वाला होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, शुरू में मैंने सोचा था कि ऐसे करवाऊंगा, लेकिन बाद में आपको पता है मेरा नेचर, मेरा स्वभाव ऐसा है कि बस एक बार पढ़ाने लग गया ना तो फटाफट से बता दो, पता नहीं लास्ट तक कोई वीडियो को वॉच करेगा या नहीं करेगा। हालांकि ये भी अच्छा है, बहुत काम का है, इसमें डीप नॉलेज है। देखिए जो टेंस है, अब टेंस करते क्या है, टेंस हमें किसी सेंटेंस में टाइम बताते हैं कि भाई प्रेजेंट में, मतलब कोई एक्शन प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ, फ्यूचर में हुआ, उसकी कंडीशन क्या थी, वो चल रहा है, चल रहा था या चल के रुक चुका है, इस तरह से बताते हैं। मैंने इसी चैनल पे, मतलब महेश गुरु चैनल पे 12 वीडियो बनाए हैं और प्रत्येक टेंस को उसके रियल यूज के साथ, यानी किस परिस्थिति में कौन सा टेंस यूज होता है, इस तरह से पढ़ा है। उसमें मैंने बताया कि एडवर्ब्स क्या होते हैं। देखिए एडवर्ब्स तो बहुत सारा काम करते हैं, यानी क्रिया के बारे में, जो शब्द क्रिया कब हुई, कहां हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, बताएं, एडवर्ब होते हैं। लेकिन टेंसेज में मोस्ट ऑफ टाइम वाले एडवर्ब, यानी समय बताने वाले शब्द एडवर्ब कहलाते हैं, का यूज हमें सेंटेंस में करना चाहिए। सेंटेंस अच्छा लगता है, बिना इसके भी काम चल जाता है, लेकिन मोटा मोटा पता चलता है कि पास्ट में, लेकिन पास्ट में कब, किस दिन, यस्टरडे और लगा दिया तो अच्छा रहता है। तो एडवर्ब्स का यूज कीजिए। जैसे आई सॉ ए स्नेक, मैंने एक सांप देखा था, ठीक है। आप इसको वैसे ले लो, जैसे मैं कह रहा हूं मैंने एक सांप देखा था, तो इसका मतलब पूरा पास्ट आपके सामने घूम गया, कल भी देखा हो सकता है, परसों भी, 5 साल पहले भी, लेकिन मैंने लिख दिया कि आई सॉ ए स्नेक यस्टरडे, कल मैंने एक सांप देखा था।
तो मैंने इसको और भी फिक्स कर दिया, ठीक है। तो टेंस में देखिए, टेंस कहाँ है, सा, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट बता रही है, ये टेंस होता है, ठीक है। इसमें इस सा के अलावा यस्टरडे ये भी तो पास्ट को बता रहा है, तो ये थोड़ी सी और हेल्प कर देते हैं, यानी बात को और स्पष्ट कर देते हैं और सटीक बता देते हैं कि कोई एक्शन कब हुआ, पास्ट में तो हुआ, पास्ट में कल हुआ, लास्ट वीक होता तो पिछले सप्ताह हुआ। तो अब ये सेंटेंस अच्छा नहीं लग रहा क्या, मैंने कल एक सांप देखा था, ठीक है। तो एडवर्ब्स, ये एडवर्ब है, यस्टरडे। आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूं, ठीक है। इसका मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कोई काम, कोई एक्शन जो अभी अभी प्रेजेंट में पूरा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। अब एक तो मैं खाना खा चुका हूं, एक आप ऐसे कहें आई हैव जस्ट ईटन फूड, मैं अभी अभी खाना खा चुका हूं या मैंने अभी अभी खाना खाया है, तो और भी सटीक लग रहा है, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी ईटन फूड, मैं पहले ही खाना खा चुका हूं, और भी अच्छा लग रहा है। तो ये जस्ट क्या है, एक एडवर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट है आई गो फॉर अ वॉक, मैं भ्रमण के लिए जाता हूं, घूमने जाता हूं, ठीक है। एक तो आप ऐसे बताएं, एक आप ऐसे बताएं डेली या एवरीडे, मैं रोजाना जाता हूं, एवरी वीकेंड प्रत्येक सप्ताह के अंत में जाता हूं, एवरी संडे जाता हूं, मतलब आप थोड़ा और स्पष्ट कर दें, यहाँ पे रोजाना जाता हूं। अब खाली आई गो फॉर ए वॉक, मैं घूमने जाता हूं, मतलब इसका मतलब सामने वाला क्या सोच रहा है कि जाता तो है, आदत तो होगी, पर पता नहीं 15 दिन में एक बार जाता है, 7 दिन में जाता है, 2 दिन में एक बार जाता है, लेकिन यहाँ पे डेली लिख दिया, स्पष्ट हो गया। तो एडवर्ब बहुत अच्छा काम करते हैं। आई विल गो टू आगरा, मैं आगरा जाऊंगा, एक तो अब मैंने फेंक दिया, मैं आगरा जाऊंगा, आप सोचते रह जाओगे कि कल भी जा सकते हैं, परसों भी, या 4 दिन बाद भी, अगले साल भी, लेकिन मैंने कहा आई विल गो टू आगरा टुमारो, कल जाऊंगा, तो मैंने और भी फिक्स कर दिया। तो ये भी टेंस है, और टुमारो ये टाइम को बताने वाला एडवर्ब, ये भी और सटीक और स्पष्ट कर रहा है। आई विल गो टू आगरा नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह जाऊंगा, नेक्स्ट ईयर जाऊंगा, तो टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर क्या है, टाइम एडवर्ब है, ठीक है, इसमें डेली है। तो टेंसेज के साथ एडवर्ब्स का यूज करना सीखिए, शुरू कर दीजिए, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छा लगेगा, आपकी इंग्लिश के प्रति समझ बढ़ेगी, ठीक है। तो ये थे 10 रूल। अब ईमानदारी से देखिए, इतनी मेहनत की है आपके सामने, दिल से पढ़ाया है, बहुत नॉलेज दी है, बेसिक नॉलेज जो जरूरी है। तो अगर आप वीडियो में यहां तक रुके हुए हैं ना, तो कमेंट करके प्लीज बस ये लिख देना कि सर मैंने लास्ट तक देखा, तो मुझे अच्छा लगेगा कि यार हाँ, उन कमेंट्स को पढ़ता हूं मैं, और वास्तव में हालांकि मैं कई बार रिप्लाई नहीं कर पाता क्योंकि कमेंट बहुत सारे आते हैं, असंभव होता है, लेकिन अच्छा लगता है कि यार इन्होंने तो लास्ट तक देखा, मतलब मेरी मेहनत सफल हुई, कोई तो है जो लास्ट तक देखता है, सीख रहा है। तो ठीक है, ये था वीडियो। आपको इंग्लिश सिखाने के लिए बिल्कुल ईमानदारी से किया गया एक प्रयास, सही बता रहा हूँ, बहुत दिल से पढ़ा है। और अच्छी बात बताऊँ, मैं खुश भी फील कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है कि यार वीडियो में काफी अच्छी नॉलेज दे दी, एक बेसिक लेवल पे जो एक लर्नर के पास होनी चाहिए। यानी इस वीडियो से काफी भाइयों का बहुत भला होगा, और एक टीचर के लिए बहुत खुशी की बात होती है कि वो पढ़ा रहा है और कोई सीख रहा है। और वैसे आपके कमेंट मुझे बहुत खुशी देते हैं, आप मतलब उनमें ऐसी ऐसी बातें करते हो कि सर पहले बिल्कुल नहीं जानता था, अब सीखने लगा हूं, ये कमेंट सबसे अच्छा लगता है। यानी कोई जीरो पे है, वो हिल रहा है, वो चल रहा है, वो छोटे मोटे सेंटेंस बना रहा है, इसका मतलब हमारा पर्पज सही जा रहा है, हमारा उद्देश्य सफल हो रहा है, हम सिखाने में कामयाब हो रहे हैं, ठीक है। अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। हाँ, एक खास बात और, यदि आप इस पूरी ग्रामर को, इसमें थोड़ा स्वार्थ आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब आप ही ऐसे शिकायत करते हो, आप ही कहते हो कि सर पूरी डिटेल में चाहिए, कहां मिलेगी। तो यदि आपको पूरी कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर सीक्वेंस सीरीज में चाहिए, तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्ले स्टोर पर जाके महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, उसके पेड कोर्स में आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, ठीक है। आप उसको परचेज कर सकते हैं, उसमें पीडीएफ नोट्स भी हैं, 1 ईयर की वैलिडिटी है, आप चाहें तो उसे परचेज कर सकते हैं, थोड़ी सी फीस है। नहीं करना चाहते, फोर्स नहीं करूंगा, बिल्कुल यहाँ पे भी सारा कंटेंट मिलेगा, है और आएगा, ठीक है। अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा ज्यादा शेयर किया करो। आपका शेयर करने में जाता क्या है, मतलब फैलनी चाहिए यार, बिल्कुल दम है इनमें। ये सारी बातें बेसिक नॉलेज है जो सबके पास जानी चाहिए, ताकि लोग अंग्रेजी सीखे, अंग्रेजी का जो हवा है वो हम लोगों के बीच में खत्म हो, ऐसा लगे यार नॉर्मल है, और नॉर्मल तो हो जाएगी, बट इनसे गुजरने के बाद हो जाती है, ठीक है। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।